इंडिया 9 बजे में बनारस की इसी जंग से जुड़े हुए हैं कई सवाल। क्या बनारस की जंग सिर्फ प्रतीकात्मक है? दूसरा सवाल, क्या केजरीवाल वाकई में मोदी को कड़ी टक्कर देने आए हैं? क्या मोदी और बीजेपी बनारस में ध्रुवीकरण के भरोसे हैं? क्या कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को स्थानीय होने का कोई लाभ मिलेगा? और पांचवां सवाल, बनारस में केजरीवाल की हार या जीत पार्टी का राष्ट्रीय भविष्य तय करेगा। इंडिया 9 बजे में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ है बनारस से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी मारलेना, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, लोक नीति के नेशनल कन्वीनर प्रोफेसर संदीप शास्त्री और बनारस की राजनीतिक जंग पर लगातार नजर बना के रखे हुए हैं हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। आज बड़ा शानदार रोड शो रहा आतिशी, लेकिन कल हमने आपके नेता से सुना कि कल बीजेपी का जो रोड शो था वो ड्रामा था, नौटंकी थी। आज आपने जो किया वो आंदोलन है, वो कैसे? देखिए, जो बीजेपी ने किया कर जो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया उसके बारे में अरविंद केजरीवाल जी टिप्पणी कर रहे थे। और देखिए, अब क्या करें बीजेपी वाले। अरुण जेटली आए हैं बनारस क्योंकि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि बनारस की सीट उनके हाथ से फिसलती जा रही है, तो इसलिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। कुछ समय तक मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन ये सब स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में जब बनारस की जंग में बीजेपी अब काफी हद तक पीछे छूटती जा रही है। आप पक्का ये दावा कर रही हैं कि बस 12 को जो मतदान होगा उसमें आम आदमी पार्टी वहां जीत जाएगी और नरेंद्र मोदी हार जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत स्पष्ट है कि बनारस की लड़ाई त्रिकोणीय बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी कहीं लड़ाई में ही नहीं है। बिल्कुल ये जंग अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच में है। और बनारस का आम आदमी अब बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ निकल कर आ रहा है। आप ही देख लीजिए आज का जो रोड शो हुआ है। सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के पास एक भी पेड कार्यकर्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी की रैली में जो व्यक्ति आता है ना उसे एक पैसा मिलता है, और फिर भी नरेंद्र मोदी से बड़ा रोड शो आज अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। ये क्या दिखाता है? ये स्पष्ट रूप में ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ काशी की जनता खड़ी है। बिल्कुल। भूपेंद्र चौबे को शामिल करेंगे जो हमको वहां से लगातार बहुत ही ऑब्जेक्टिव ढंग से वहां की परिस्थिति का हाल जायजा हमको बता रहे हैं। भूपेंद्र, आज आपने दिन में एक बात कही थी कि यहां पर आपको लगता है कि अजय राय शायद दूसरे नंबर पे होंगे, लेकिन आतिशी का कहना है कि पक्के तौर पर अरविंद केजरीवाल और मोदी की सीधी लड़ाई है, मतलब केजरीवाल नंबर 2 हो सकते हैं। आप आतिशी की बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, अगर यही प्रश्न संजय आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछा होता तो वो कहते हम चुनाव जीत रहे हैं, बसपा से पूछा होता तो वो कहते हम चुनाव जीत रहे हैं। तो मैं इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। आतिशी जी जो कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीत रहे हैं, वो पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनको पूरा हक है अपनी बात जोर शोर से रखने का। लेकिन वाराणसी नगरी में दरअसल हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप आज शहर में कहीं भी जाएं, शहर के आसपास कहीं भी जाएं, आपको सफेद टोपी तो जरूर दिखेगी। आज हम दिन भर से शहर की गलियों में भटक रहे थे और हमको, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टोपियों की संख्या की बात करें तो आपको लगेगा कि अरे चुनाव तो ऑलरेडी हो चुका है और केजरीवाल जी जीत चुके हैं जी। लेकिन जब आप थोड़ा सा ज्यादा कुरेदेंगे मसले को तो आप देखेंगे कि जो लोग टोपी पहनकर घूम रहे हैं बनारस की सड़कों पर, उनमें से ज्यादातर लोग बनारस के स्थानीय लोग नहीं हैं। अब संजय, काशी नगरी है। काशी नगरी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर प्रकाश और ज्ञान का बड़ा काश है। हर आदमी बड़े ध्यान से सब कुछ चीजें बड़ी बारीकी से देखता है। तो हम बाजार में गए, लोगों ने कहा कि हाँ, लोग तो घूम रहे हैं लेकिन ये वो लोग हैं जो स्थानीय नहीं हैं। यही संदेश जो है ये बनारस की गलियों में धीरे धीरे जा रहा है कि लोग उड़ीसा से आए हैं, नागपुर से आए हैं, बंगाल से आए हैं अरविंद केजरीवाल की बात रखने के लिए। क्या स्थानीय बनारसी नागरिक भी इस बात से जुड़ रहे हैं? नहीं, इसके ऊपर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बिल्कुल। यहां पर संबित पात्रा, आपके लिए सवाल है कि आज भी बड़ा रोड शो हुआ, दिन भर चला, अभी तक चल रहा है, अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। अगर हम कल वाले से तुलना न भी करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की चुनौती को बहुत हल्के में ले रही है? संजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आउटसेट में ही रख दूं। आप देखिए, जो काशी शहर है, जो बनारस शहर है, वो एक तीर्थ स्थान है और महादेव उसके प्रभु हैं। मगर आज हाल फिलहाल में वो एक पॉलिटिकल तीर्थ स्थल भी बन चुका है। भूपेंद्र जी वहां है, बड़े से बड़ा जितना भी मीडिया है सब वहां मौजूद है और पॉलिटिकल गतिविधि वहां गर्म है।
और जो पॉलिटिकल देवता है वाराणसी के वो नरेंद्र मोदी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए आज जो डिबेट भी हो रहा है, जो डिस्कशन भी हो रहा है, अरविंद केजरीवाल भी वाराणसी पहुंचे हैं, राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां केंद्र में है। अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी है तो स्वाभाविक रूप से केंद्र की ही जीत होती है, सूर्य की ही जीत होती है, क्योंकि सूर्य के तापमान से ही मंगल आप ग्रह बड़े युवा और प्रवक्ता हैं, जब आप देवता बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं तो बहुत ही सामंतवादी बू आती है। आप तो कृपया ऐसा ना बोलें। सॉरी, मैं आपसे लिबर्टी ले रहा हूं। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं मान रहा हूं आपका। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको समझना होगा। मैंने कंपेयर किया एक तीर्थ स्थान को पॉलिटिकल तीर्थ के साथ, और पॉलिटिकल तीर्थ में जो केंद्र बिंदु है वो नरेंद्र मोदी है, और उनके इर्द गिर्द ही सब कुछ घटना घट रही है, इसलिए हम डिबेट भी कर रहे हैं। दूसरा विषय है, आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, एक परफॉर्मर को कंपेयर कर रहे हैं, एक रन अवे सीएम को कंपेयर कर रहे हैं, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को जिन्होंने अपने महत्वाकांक्षा के लिए, अपने एम्बिशन के लिए जो मौका उन्हें दिल्ली में मिला था उसे छोड़कर वो चंद दिनों के अंदर ही वाराणसी पहुंच गए। और ठीक उसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए हम डिबेट कर रहे हैं 15 वर्षों तक जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। जी, आपने अपनी बात रख दी। आइए अब हम रागिनी के पास जाने के पहले यहां पर संदीप से कमेंट लेंगे। संदीप, हम सब लोग अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं बनारस की इस लड़ाई को। एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में बनारस की लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? क्या महत्वपूर्ण बात आप वहां नोटिस कर रहे हैं? संजय जी, आज तक तो मैंने देखा नहीं है कि जो कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव चुनाव की घोषणा से पहले कहें कि हमारी पार्टी ये सीट हार रही है। सो ये स्वाभाविक है कि जो भी वाराणसी में लड़ रहा है सभी कहेंगे कि हमारे उम्मीदवार या तो हम जीतेंगे। इस बार इस क्षेत्र पे अभी इतना जो इंपॉर्टेंस दिख रहा है, इतना जो महत्व दे रहे हैं, इस बात से भी है कि अंतिम चरण के लगभग 40 से थोड़े ज्यादा सीट पेचेस जो चुनाव सोमवार को होने वाले हैं, उन सीटों में से एक सीट ये सीट है जहां बीजेपी के प्रधानमंत्री दावेदार खड़े हो रहे हैं। उसी कारण से भी, क्योंकि इतने कम सीट पे अब लोग का एक अटेंशन है, उस कारण से भी ये वाराणसी सीट पे इतनी एक इंपॉर्टेंस, मीडिया अटेंशन हो, आपकी ये चर्चा हो, वो उस कारण से भी हो रही है। कल का रोड शो, आज का रोड शो, क्योंकि सिर्फ अभी ये सीट बाकी है, पूरा अटेंशन यहां पे सब पार्टीज डाल रहे हैं, पूरा अटेंशन इस सीट पे है। जैसे पहले भी कहा गया है, इस सीट में जिस तरह से एक कंपटीशन है, आप हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीनों पार्टी इस कॉन्टेस्ट को क्लियरली कह रहे हैं कि ये हमारी विक्ट्री है। सो ये एक बिल्डअप आप देख रहे हैं इस मतदान के पहले कि जो तीनों पार्टी एक प्रयत्न कर रहे हैं। मैं एक और बात कहूंगा संजय जी, कल जो रोड शो हुआ, आज जो रोड शो हुआ, ये केवल वाराणसी के लिए सीमित नहीं है। ये रोड शो उन दो जगहों के लिए सीमित नहीं है। आज जो मीडिया का फैलाव है, ये 40 और दूसरे सीटों पे जहां चुनाव हो रहा है, उन सीटों में भी इन्फ्लुएंस करने का एक ये प्रयत्न है। उस बात को भी हमें यहां ध्यान में बिल्कुल उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। रागिनी, आपके पास आऊंगा। दरअसल जिसको इन्होंने अभी संबित ने सूर्य बताया, या हम जो कह रहे हैं कि वहां पर एक तरह का केजरीवाल चल रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं एक्लिप्स तो हो गई है। हालांकि कल के रोड शो को भी हम लोग ठीक ठाक ढंग से कवर करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर केंद्रीय चर्चा में नहीं है। संजय जी, आपने जो निष्कर्ष निकाला, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, पहली बात। लेकिन उसके बाद मैं 2 टिप्पणियां जल्दी से करना चाहती हूं। अतिशी की मजबूरी है, वो यथार्थ का आकलन कर नहीं पा रही हैं, और कर पा भी रही हो तो प्रवक्ता होने के नाते सच्चाई को स्वीकार नहीं पाएंगी। आप भी कहां स्वीकार करेंगी मैडम? की बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि उनकी शैली और शब्दावली से कहीं ना कहीं अहंकार, व्यक्तिवाद और आत्ममुग्धता की गंध आ रही है। मैं बनारस की गलियों में घूम रही हूं, भूपेंद्र चौबे जी ने बिल्कुल सही बात कही, पहले नंबर की रेस में तो अरविंद केजरीवाल अब रहे नहीं है। जहां तक आप रोड शो की बात करें, सुर्खियों और चर्चाओं में रहने की बात करें,
चाहे मोदी जी हो या केजरीवाल जी हो, दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, बहुत उम्दा रहता है, मीडिया मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात से संतुष्ट है कि आज भी धरातल पर है और धरती की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। भूपेंद्र जी से आप पूछिएगा, आज मैं उनका कार्यक्रम देख रही थी, बार बार एक सवाल उठकर आ रहा है कि बनारसी व्यक्ति जो है वो बनारस के विकास पर वोट देना चाहता है, और यदि कोई एक प्रत्याशी ऐसा है जो राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दों पर, यहाँ पर रहने वाले लोगों की दिक्कतों पर भी बात कर रहा है, उनकी समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ रहा है, तो वो अजय राय है। अजय राय के अलावा कोई दूसरा नाम ही नहीं है। ठीक है। और आपने एक और बहुत अच्छी बात कही कि प्रतीकात्मक चुनाव बनाने की कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी ध्रुवीकरण के प्रतीक हैं और अरविंद केजरीवाल रण को छोड़ देने के प्रतीक हैं। तो इन दोनों विकल्पों का तो कोई, मुझे लगता है कि यहाँ पर 12 तारीख को वर्चस्व नहीं रहेगा। अजय राय आपको चौंकाएंगे 16 तारीख। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र, मैं अच्छी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपके पास आना चाहता हूं। दरअसल हम लोग जो अपने कैच फ्रेज बना लेते हैं कि यहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण चल रहा है, यहां जातीय ध्रुवीकरण चल रहा है, इनकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार और देश को बचाना सबसे बड़ा मुद्दा है और डेवलपमेंट बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है। बनारस का कॉमन नैरेटिव, कॉमन थीम आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बनारस का वोटर किस बात पे वोट देने जा रहा है? देखिए, बनारस ऐसा शहर है जहां पर ज्ञान का असीम प्रकाश जहां धरातल पर मिले, उस जगह को काशी कहते हैं, उस जगह को वाराणसी कहते हैं। इसलिए आप ये बात समझ लें संजय, और अपने दिमाग से किसी भी और प्रकार की भ्रांति को आप बिल्कुल निकाल दें कि वाराणसी के लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जो पूरा राजनीतिक पारा बढ़ रहा है वो बढ़ किस प्रकार से रहा है। आप बेनियाबाग के इलाके में चले जाइए। बेनियाबाग का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार इस जगह का जिक्र हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को वहां पर सभा नहीं करने दी गई। बोला गया कि अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन वाराणसी आए थे तो सबसे पहले वहीं गए। कुल मिला जुलाकर वाराणसी का जो आम एक नागरिक है वो त्राही त्राही कर रहा है, वो परेशान हो चुका है कि ये जो सड़कें पिछले 5 वर्षों से खुदी हुई हैं, इनकी कोई सुध नहीं लेता, बिजली की हालत खराब है, इनकी कोई सुध नहीं लेता। केजरीवाल जी चाहते हैं अंबानी अडानी भाग जाएं, मोदी जी चाहते हैं कि सबको सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ उन्हीं के पास है। अजय राय जी के साथ समस्या ये है कि चूंकि वो इतने वर्ष तो भाजपा में थे, रागिनी नायक जी से आपको पूछना चाहिए कि इतने वर्ष भाजपा में थे, अब वो जो है कि कांग्रेस में आ गए हैं, और वो भी तब ऐसे समय पर राहुल गांधी जी कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आके उनके रोड शो कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस कितने संजीदगी से इस पूरे चुनाव प्रचार अभियान को ले रही है। जी, वो वोटर का एक जो इशू, मैं आपसे फिर से एक छोटा सा सवाल करूंगा, बिल्कुल छोटा जवाब चाहूंगा कि वोटर किस चीज पर वोट करता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, ज्यादातर लोगों को इस बात पर भरोसा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लोगों को इतनी समझ है बनारस में कि प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहा है, इसलिए अपना वोट उसे दिया जाए जो प्रधानमंत्री बनकर जिन समस्याओं का मैंने आपसे के सामने जिक्र किया, वो सब समस्याएं उनसे निपट सके वो। जी रागिनी, मैं आपके पास आने के पहले सिर्फ अतिशी की एक छोटी सी तारीफ करना चाहूंगा, वो ये कि वो बहुत छोटा जवाब देती हैं। उनके पास जाने के पहले आपके लिए 30 सेकंड रागिनी, आप चूंकि इशारा कर रही हैं तो बताइए क्या कहना है। देखिए, 2 बातें। भूपेंद्र जी ने कहा कि मुझसे भी सवाल पूछा जाए, तो मैं जवाब में ये जरूर कहना चाहूंगी कि कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व कर रही है बनारस का, न सिर्फ सांसद के रूप में, बल्कि आज भी यहाँ पर 5 में से 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, ज्यादातर सभासद और मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो जो जमीनी दिक्कतें देखने को आ रही है लोगों को, सड़क की, बिजली की बात है कि भाजपा कमांड में रही लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। बिल्कुल। एक बात और जोड़ूंगी कि बनारस की जनता ये भी जानती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भले ही बन जाएं, लेकिन यहाँ पर बनारस को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर केंद्र शासन तो नहीं लगा देंगे। ठीक उसके है, बावजूद भी यहाँ की स्थानीय समस्याएं कौन देखेगा? जी जी जी। अतिशी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। बनारस को प्रतीकात्मक लड़ाई इसलिए बनाया गया कि वहां मैक्सिमम माइंड स्पेस जिसको हम कैरी करते हैं मीडिया में, वो मिलेगा। आम आदमी पार्टी स्पॉटलाइट में रहेगी और अपने विस्तार के लिए एक अच्छी जंग होगी यहां पर अपनी पार्टी को फैलाने के लिए। लेकिन पूरे देश के इस चुनाव में कितनी भी कोशिशें कर ली गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी दरअसल रेडार से बाहर हो गई है। बनारस में अगर केजरीवाल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो आम आदमी पार्टी का भविष्य हमको थोड़ा सा चुनौती भरा लगता है। आप क्या कहेंगी?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने बनारस का चुनाव इसलिए लड़ा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस राजनीति का प्रतीक है, चाहे वो सांप्रदायिकतावाद हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, उस प्रकार की राजनीति के हम सख्त खिलाफ हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी रण में उतरे हैं। दूसरी बात, आज तक सभी पार्टियां वॉकओवर की राजनीति करती आई हैं। ये सबको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए रहते हैं। इस प्रकार की राजनीति को भी हम खत्म करना चाहते हैं। जी। तीसरी बात मुझे लगता है कि देखिए, जो आप बनारस की समस्याओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे अस्पताल ठीक नहीं है, यही समस्या भारत के हर आम इंसान की है और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, आम आदमी पार्टी की जगह बनी रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी है जिसने गंभीरता से इन मुद्दों को उठाया है, चाहे वो दिल्ली में हो या चाहे यार वाराणसी में हो। बिल्कुल। चूंकि बहस बहुत गर्म है तो हम ज्यादा अटकल नहीं लगाना चाहते, समय की कमी है, लेकिन संदीप, एक छोटा सा सवाल आपसे, 30 सेकंड का समय है मेरे पास। वो ये कि बनारस में एंटी बीजेपी वोट कहीं एक जगह कंसोलिडेट होकर सीधा मुकाबला हो रहा है या उसको हम अभी तिकोना या मल्टी कॉर्नर माने? नहीं, इस पे भूपेंद्र जी ने अपना कमेंट दिया था। मुझे लगता है कि जो एंटी बीजेपी वोट यहां पे है, लग तो रहा है कि थोड़ा आम आदमी पार्टी के तरफ कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी के दृष्टिकोण से देखें तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी वहां कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरह के आप वॉलंटियर्स कैंपेन कर रहे हैं, वहां पे मेन चैलेंजर मोदी को तो बीजेपी को क्लियरली आम आदमी पार्टी लग रहा है और फील्ड रिपोर्ट से भी ऐसे लग रहा है कि जिस तरह की माइनॉरिटी वोट हो या दूसरे वोटों हो, सब वोट जो एंटी बीजेपी वोट है, लगता है कि यहां पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है। बट भूपेंद्र जी ने जो बात कहा उसे मैं दोहराना चाहता हूं। जिस सीट में एक प्रधानमंत्री दावेदार चुनाव लड़ रहे हैं, वो बात एक मेन पॉइंट रह जाता है चुनाव में, और उस मुद्दे को नजर रखते हुए ये चुनाव शायद यहां पे इस क्षेत्र में लड़ा जा रहा है। बिल्कुल। इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का शुक्रिया और चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो लोग बनारस में हैं, रात को चाय वाय पी लीजिएगा, वो वाली ठंडाई मत पिएगा आप लोग।